हेलो स्टूडेंट्स, यूवी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 द्विध्रुवीयता का अंत इसका पार्ट 1 कराएंगे। तो देखो बच्चों, जैसा पहले लेसन में मैंने आप सबको बताया कि संसार में किस तरह से दो विश्व हुए और इन विश्वों के बाद पूरे संसार में दो महान शक्तियां उभर कर सामने आई। वो अपनी उसके क्योंकि उससे पहले क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जिन शक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था या जो लड़ी थी, वो शक्तियां ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, पुर्तगाल और स्वीडन आदि, ये या तो युद्ध हानि की वजह से या फिर युद्ध में पराजय की वजह से एकदम जमीन पर आ गई थी। और जो द्विध्रुवीयता है उसके बाद ही विश्व युद्ध के बाद ही दो महान शक्तियां उभर कर सामने आई थी। ये क्या थी? एक तो जिसका पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और सोवियत संघ जो कि एक साम्यवादी देश था। तो इस तरह से दोनों अपनी अपनी उच्च सैन्य क्षमता और गठबंधन के बल पर समस्त विश्व को इन्होंने दो भागों में एक तरह से बांट दिया था, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट। तो इसी प्रक्रिया को हम द्विध्रुवीयता का युग कहते हैं, या यही है कि द्विध्रुवीयता किस तरह से दो भागों में पूरा विश्व एक तरह से बट गया था। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्लिन की दीवार, ये जर्मनी था, यूरोप में जर्मनी था ये, और जर्मनी के बीच में से जर्मनी की जो राजधानी थी वो थी बर्लिन, और ये दोनों जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था बर्लिन की दीवार के द्वारा। तो ये पूर्वी खेमा कहलाता है और ये कहलाता है पश्चिमी खेमा। पश्चिमी खेमा का नेतृत्व यूएसए कर रहा था यानी अमेरिका, और पूर्वी खेमे का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था यानी सोवियत संघ। तो जो बर्लिन की दीवार थी, इसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा संसार जो है दो भागों में बट गया था। अब क्या हुआ बच्चों की काफी लंबे समय के बाद इस दीवार को फिर गिरा दिया गया, और इस दीवार के गिराने के साथ ही क्या होगा, जैसे ये दीवार बीच में से गिरेगी तो ये जर्मनी जो है, जर्मनी का एकीकरण हो गया, जर्मनी एक हो गया, और जर्मनी को बर्लिन की दीवार की वजह से ही पूरा ये जो संसार था दो भागों में बटा था, और इसी के गिरने से ही जो है ये खत्म हो गया था। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, और जनता ने इसे कब गिराया किसने? जनता ने। और जनता ने कब गिराया इसको? 9 नवंबर 1989 में, यानी 9 नवंबर 1989 में जनता ने इसे गिरा दिया था। और लगभग ये 28 साल तक ये दीवार बनी रही, और जो संसार था वो दो गुटों में ऐसे ही बटा रहा, एक पूर्वी खेमा और एक पश्चिमी खेमा। अब क्या था कि जो बर्लिन की दीवार थी वो दो गुटों का समर्थन कर रही थी, एक तरह से विभाजन का प्रतीक थी। किस किस के बीच में? एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी दुनिया के बीच बंटवारे का प्रतीक थी, यानी उसी दीवार की वजह से सारा संसार ही दो भागों में बटा हुआ था। अब क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार के साथ ही, जैसे ही मैंने बताया जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। दूसरी दुनिया कौन थी? सोवियत संघ। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो जो पूरा गुटबाजी जो बनी हुई थी, जो दो गुट चल रहे थे पूरी दुनिया में, उनमें से बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ ही दूसरा जो गुट था, यानी दूसरी दुनिया का अंत हो गया, और दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का एक तरह से अंत हो गया। अब देखो, पूंजीवादी दुनिया कौन सी थी? अमेरिका। और साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। के सोवियत प्रणाली आखिर क्या थी? सोवियत प्रणाली क्या थी आखिर? सोवियत में ये क्या था ऐसा? तो देखो बच्चों, सोवियत संघ जो है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं था, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था। तो आप यही मान लो कि महान शक्ति जो अमेरिका को टक्कर दे रही थी, इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ ताकत थी, उसके अंदर भी कुछ ऐसी सामर्थ्य थी कि जो वो इतनी बड़ी महान शक्ति को टक्कर देने की सामर्थ्य रखता था। तो 1917 में क्या हुआ था बच्चों कि रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। इसमें सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया, मजदूरों ने भी, सबने इसमें खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया,
और इन्होंने क्या किया कि पूंजीवाद का इसमें विरोध किया गया। अब पूंजीवाद कौन था? पूंजीवादी देश, पूंजीवादी था अमेरिका, तो उसका खूब विरोध किया गया इसमें साम्यवाद के आदर्शों को और जनता को क्या कहा गया कि आप सब साम्यवाद के समर्थन में रहें, यानी आप साम्यवाद ही सबसे बढ़िया नीति है, साम्यवाद जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है, उसी के आदर्शों को आप अपनाएं और उसी के आदर्शों की आप पालना करें। अब निजी संपत्ति का विरोध हुआ कि भाई जो राज्य जो कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा, यानी राज्य की ज्यादा इसमें राज्य को ज्यादा अहमियत दी गई और जो निजी संपत्ति है यानी निजी जो स्वामित्व है उसका विरोध किया गया कि आप सब अपने जो अपना राज्य है मतलब उसके समर्थन में रहो, उसी का जो है सब कुछ आप मानेंगे और उसी के द्वारा बनाए गए कानून नियमों का आप पालन करेंगे। तो एक तरह से निजी संपत्ति का विरोध हुआ। अब क्या था कि 1917 की क्रांति के बाद यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है वो अस्तित्व में आया था। अब कई बार पूछा जाता है कि यूएसएसआर क्या है, आपको भी लग रहा होगा कि मैडम कई बार यूएसएसआर बोल रही, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसी को सोवियत संघ भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, या इसी का अगर आपका ये आ जाए तो आप लिखेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखो क्या था ये सोवियत, मतलब ये 15 गणराज्यों को मिलाकर के ही सोवियत संघ बना था। इसमें 15 राज्य थे जिन्होंने मिलकर के इसे ताकत प्रदान की थी, जिससे एक संघ बना था जिसे सोवियत संघ का नाम दिया गया। अब यहाँ पर क्या थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में शासन था, यानी कोई और पार्टी नहीं थी, जैसे कि हमारे भारत में है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं और भी बहुत सारे राजनीतिक दल भी हैं जो आपने देखा होगा इलेक्शन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन बच्चों वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसे बोला जाता है, और कोई अन्य दल वहां पर नहीं था। यानी अन्य दल नहीं था तो क्या था कि विपक्ष का वहां पर बोलबाला था ही नहीं, यानी कोई विरोध करने वाला ही नहीं था। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था सोवियत। तो आपको पता चला कि सोवियत संघ क्या था? 15 गणराज्यों का एक मिला जुला रूप था जिसे सोवियत संघ बोला गया। अब देखो कि सोवियत प्रणाली में ऐसे क्या दोष थे, कुछ तो दोष भी रहे होंगे ना, तो इसमें क्या दोष थे? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। तो देखो, साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण के द्वारा सभी राजनीतिक संस्थाओं को अनुत्तरदायी बनाना, यानी क्या था कि भाई हमारी ही चलेगी बस, जो भी हैं जो स्थानीय जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनको मतलब कोई जवाबदेही नहीं होगी, उनको कोई अहमियत ही नहीं दी गई। तो इससे क्या होगा कि सारा एक ही दल था, ये मैंने आपको अभी बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी थी बस वहां पर, तो सारी उन्हीं की चल रही थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर दोष भी माना गया। लोकतंत्र की अनुपस्थिति थी और स्वतंत्रता के अभाव ने, यानी लोगों को, क्योंकि कम्युनिस्ट की माननी थी, सारी कम्युनिस्ट पार्टी की माननी थी जो सरकार कहेगी वो भी सर्वोपरि है, और इसलिए लोकतंत्र की अनुपस्थिति थी, यानी लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं था वहां पर, और स्वतंत्रता का भी अभाव था। तो लोगों की पहल करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया, यानी लोगों को ये लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर इस तरह से, एक तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही शासित थे, सब कुछ उन्हीं का उन्हें मानना पड़ता था। तो ये इस प्रणाली के 2 दोष थे। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो सोवियत संघ है काफी शक्तिशाली देश था, वहां पर हर सुख सुविधाएं थी, उन्नत किस्म का संचार व्यवस्था थी वहां पर, और जो वहां की जो मतलब सुख सुविधाएं थी वो थी, पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक तरह से तभी वो अपनी इसकी वजह से ही अपने जो संसाधन थे या अपनी जो विशेषताएं, उत्तम किस्म की जो वहां पर हर सुख सुविधा थी, तो इसी वजह से वो है जो अमेरिका को मात दे रहा था या अमेरिका के साथ टक्कर ले रहा था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लेकिन जनता के बीच ही विरोध थोड़ा सा उभरने लगा। तो देखो, ये एक क्वेश्चन आता है आपका कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। अब मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, ये देखो कि इनका जन्म हुआ था 1931 में, और ये गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। इसके बाद तो वहां का विघटन ही हो गया और वहां पर फिर जो है वो टूट गया था सोवियत संघ। तो 1985 में बच्चों वे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के
महासचिव बने थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये देखा कि धीरे धीरे सोवियत संघ की थोड़ी सी मतलब उसमें कमजोरी आती जा रही है, सोवियत संघ की जो ताकत है उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है वो दिन रात मतलब और ज्यादा तरक्की करता जा रहा है, उसका जो दबदबा था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने देश को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं, और अगर ऐसा रहा, अगर हमारा देश घटता रहा तो फिर हम इतनी बड़ी ताकत की जो है उसके साथ हम मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने सोवियत संघ के पिछड़ते रूप को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए। इन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा कुछ इन्होंने आंतरिक रूप से वहां पर सुधार करना चाहा, लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, मतलब लोगों को भी लगे कि भाई हमारी भी चलती है सरकार में, तो लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। पश्चिमी देशों से, क्योंकि जो सारी ताकत थी और देशों से मिलकर ही तो सोवियत संघ बना हुआ था, जैसे अमेरिका है उसके अंदर बहुत सारे देश शामिल थे, इसी तरह से सोवियत संघ के अंदर भी बहुत सारे देश थे जो उसको ताकत दे रहे थे, उसकी शक्ति को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने की भी उसने काफी कोशिश की। कोशिश तो उसने बहुत की, अपने मतलब उन्नत किस्म की नीति लाने की भी कोशिश की, जनता को भी खुश करने की कोशिश की, लेकिन काफी उसके बाद भी जो उसकी नीति थी गोरबाचेव की, वो ज्यादा रंग नहीं लाई और उसकी नीति कोई खास कामयाब वहां पर नहीं हुई, और जो सोवियत संघ है वो धीरे धीरे कमजोरी की तरफ जाता ही जा रहा था। अब है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो देखो बच्चों, 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे, मैंने आपको बताया ना कि 15 गणराज्यों ने मिलकर ही सोवियत संघ का गठन कर रखा था, उसी की वजह से सोवियत संघ कहलाता था। 15 राज्य थे, बड़े बड़े 15 जो गणराज्य थे वो थे। अब इसमें से जो 3 बड़े गणराज्य थे वो कौन से थे? रूस ने इसको सबसे ज्यादा बल दे रखा था। तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। मतलब सबसे पहले इन तीनों ने घोषणा कर दी कि भाई हम तो अलग हो रहे हैं यहाँ से। तो सोवियत संघ का अब उत्तराधिकारी कौन बन गया? रूस। यानी जो भी सारी चीजें जो भी पहले सोवियत संघ करता था ना, अब उसके बदले में कौन करेगा? वो सारे काम रूस करेगा। यानी एक तरह से उत्तराधिकार का अधिकार किसे मिल गया? रूस, क्योंकि रूस ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उन सभी गणराज्यों में, और जो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अंदर एक इसका पार्ट है, यानी एक इसका भाग है, वो है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के अंदर भी 5 जो बड़े बड़े देश, तो सुरक्षा परिषद के अंदर जो 5 बड़े बड़े देश हैं उनको वीटो की शक्ति मिली हुई है। वीटो की क्या है कि अगर किसी भी मामले में जब अगर कुछ किसी को ये हो कि मतलब ना करना हो, तो वो एक देश भी अगर वीटो कर देगा, एक ने भी मना कर दिया तो वो वीटो माना जाता है। तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, और वो 5 स्थायी सदस्य कौन से थे? फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और एक था सोवियत संघ, रूस था। यानी अब क्या हुआ कि सोवियत संघ तो रहा नहीं, तो वहां पर भी जो स्थायी सदस्यता थी वो किसको मिल गई? क्योंकि उत्तराधिकारी कौन था? रूस था। तो अब वो स्थायी सदस्यता रूस को वहां पर यूएनओ में मिल गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि जिससे सोवियत संघ जो इतनी महान शक्ति था वो ऐसे बिखर गया? क्या वजह थी ऐसी? क्या कमियां रही उसमें? किस वजह से? यानी ये क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? किस वजह से सोवियत संघ ऐसे अलग अलग भागों में बट गया था? जो कभी अमेरिका जैसी ताकत को मात दे रहा था, उसके साथ जो है लगातार प्रतिस्पर्धा के चला रहा था अपनी, और इतनी बड़ी महान शक्ति के साथ जो मुकाबला कर रहा था, तो अब इतनी बड़ी शक्ति कैसे टुकड़ों में बिखर गई थी? क्या वजह रही थी? कारण बताने हमने। तो देखो, नंबर 1 तो था कि वहां की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमी, वहां की जो राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाएं थी उनके अंदर ही कमी रही थी कि जनता की क्या था सोवियत संघ में? जनता की शक्ति के बल पर उसको, जनता की शक्ति को जो दबा कर रखा गया था, यानी जनता को कुछ हक ही नहीं दे रखा था। तो इस वजह से जो भावनाएं कभी ना कभी तो फिर वो भावनाएं उभरेंगी। तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में भी कमी थी, इस वजह से भी सोवियत संघ विघटित हुआ। दूसरा था आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना। अब देखो, दूसरा था आर्थिक विकास का अवरुद्ध होना। आर्थिक विकास का अवरुद्ध होने का क्या मतलब है कि सरकार ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया सभी संसाधनों पर,
और उसका विकास ही नहीं हो सका और उसमें धीरे धीरे जो है गिरावट आती चली गई। उत्पादन पर भी और वितरण पर भी पूर्ण सरकारी नियंत्रण होने के कारण जो उत्पादन की गुणवत्ता थी उसमें सुधार नहीं हुआ और इसकी मात्रा बढ़ती हुई और खपत के अनुसार नहीं बढ़ी। तो इससे धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों को इस कारण से जो घाटा था सरकार सहन करना पड़ता था और इसलिए सोवियत संघ की जो गति थी, वो जो आर्थिक संस्थाएं थी कमजोर पड़ गई और सरकार जो है लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई और देश का विकास धीरे धीरे कम होता चला गया। अब इसका अगला कारण था कि शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता। ये क्या था कि आपने देखा कि समाप्ति जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बाद जो सोवियत संघ था वो एक महान शक्ति बनकर उभरा था। इस कारण से उसे दूसरी महाशक्ति अमेरिका से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो शस्त्रों की जो दोनों के बीच होड़ शुरू हो गई थी तो सोवियत नेता ये बिल्कुल भूल गए अमेरिका की टक्कर के चक्कर में कि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे जितने कि अमेरिका के पास थे या पश्चिमी देशों के पास थे। शस्त्रों की होड़ के कारण ही देश में जो बुनियादी जरूरतें थी वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनका अभाव होता चला गया और इस तरह से शस्त्रीकरण की होड़ में जो उनकी आर्थिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। अब है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, जनता को दबा के रख रही थी, अपनी चला रही थी। तो एक तरह से जनता को भी लग रहा था कि उनकी तो कोई खास इसमें भागीदारी नहीं है और जनता की तो जनता की जो आशाएं हैं उनके ऊपर पानी फिरा जा रहा है। तो इससे धीरे धीरे कब तक दबेंगे लोग। तो एक सीमा होती है जब तक आप सहन कर सकते हो। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था उससे जनता निजात पाना चाहती थी और ये वजह भी थी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब है जनता की इच्छाओं को दबाया गया। जनता की इच्छाओं को दबाया गया यानी जनता को तो यही कहा गया कि हमारी बहुत अच्छी सरकार, लेकिन धीरे धीरे जैसे जनता को पता चलता गया तो वो भी अमेरिका जैसा ही शासन चाहते थे, अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छाओं को मार दिया गया और उनकी इच्छाओं को दबाया गया, जिससे कि धीरे धीरे विघटन की जो स्थिति थी वो जनता के बीच में से ही उभर कर सामने आने लगी। इसका अगला नेक्स्ट है साम्यवादी दल की निरंकुशता के प्रति जनता का असंतोष। जो साम्यवादी दल था वहां पर तो क्या था कि जो जनता है उनकी सुनाई नहीं, उनको तो सुनाई नहीं, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। और जो साम्यवादी दल हैं वो अपनी निरंकुशता लगातार मतलब अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे, सुख सुविधाओं का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जनता में एक आक्रोश फैल गया था, एक असंतोष की भावना कि हमें ये शासन नहीं चाहिए। धीरे धीरे उन साम्यवादी दल से उनको निजात पाना था और इस तरह से उनके अंदर विरोध के स्वर धीरे धीरे उभरने लग गए थे। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेषाधिकार। अब देखो जनता को तो कोई विशेष अधिकार है नहीं, जनता को सुख सुविधाएं भी नहीं है, जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी अब धीरे धीरे पूरी नहीं की जा रही हैं। तो क्या होगा बच्चों, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्हें बहुत ज्यादा विशेषाधिकार दे रखे थे। तो इससे कहीं ना कहीं सोवियत संघ जो है वो विघटन की तरफ जाता जा रहा था और यही कारण थे जिससे एक महान शक्ति धीरे धीरे टुकड़ों में बट गई थी। अब इसी के अंदर वो तो था कि कारण क्या रहे सोवियत संघ के। देखो आपके जो पॉलिटिकल साइंस है या जो एसएस होता है उसमें हमेशा पूछा जाता है कि किस वजह से। कई बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि कारण लिखने में और जो उसके परिणाम लिखने में मतलब फर्क नहीं करते और इसी वजह से क्वेश्चन आप गलत कराते हैं। मान लो कि अगर कारण पूछा है तो कारण का मतलब है कि किस वजह से ये काम हुआ था और परिणाम क्या होगा कि उसके होने के बाद रिजल्ट क्या निकला। तो अभी है कि सोवियत संघ तो बट गया 15 टुकड़ों में, उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, क्या हुआ, संसार ने फिर क्या देखा। तो देखो बच्चों, अब तक आपने देखा कि सारी दुनिया जो है वो 2 गुटों में बटी थी, तो शीत युद्ध भोग रही थी। अब सबसे पहला इसका एक अच्छा रिजल्ट भी निकला था, वो था कि अब जो शीत युद्ध था उसकी समाप्ति हो गई थी। दूसरा था कि अब पूरा संसार 2 गुट तो रहे नहीं। अब जैसे ही सोवियत संघ खत्म हुआ तो पूरा संसार जो है एक ही महाशक्ति उभर कर सामने आई, वो था अमेरिका। तो जो एक ध्रुवीय विश्व बन गया। अब द्विध्रुवीय की बजाय आप क्या लिखेंगे, एक ध्रुवीय एक ही महाशक्ति उभर कर सामने आ गई और वो थी अमेरिका। तीसरा था हथियारों की होड़ खत्म। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्या था, शीत युद्ध की वजह से दोनों ही देशों के बीच
डर की भावना बनी रहती थी, युद्ध की आशंका लगातार चलती रहती थी। यही वजह था कि वो लगातार हथियारों को इकट्ठा करते जा रहे थे। अब जब सोवियत संघ रहा नहीं, प्रतिद्वंदी रहा नहीं, तो आप क्या करोगे हथियारों का? तो एक तरह से जो हथियारों की जो होड़ चल पड़ी थी वो अब समाप्त हो गई। ये भी बहुत एक अच्छी बात थी कि जो हथियारों पर ही पैसा खर्च किया जा रहा था अब वो बंद हो गया था। और चौथा इसका बढ़िया परिणाम एक और भी निकला, जर्मनी का एकीकरण हो गया। बर्लिन की दीवार मैंने आपको बताया, जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी तो उसका क्या हुआ कि एकीकरण हो गया पश्चिमी जर्मनी का और पूर्वी जर्मनी का। लगभग 45 साल के बाद दोनों दोबारा से एक हो गए थे और आज जो एकीकृत जर्मनी है वो यूरोप में एक शक्तिशाली केंद्र बनता जा रहा है। तो जर्मनी के लिए भी एक ये अच्छा था। विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त। विचारधाराओं की क्या थी कि दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई तो थी, जिसकी वजह से शीत युद्ध चलता रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा का जो है वो अच्छा नहीं मान रही थी। अमेरिका पूंजीवादी का समर्थक था और वो सोवियत संघ साम्यवादी का। अब सोवियत संघ समाप्ति हो गया तो एक तरह से साम्यवादी विचारधारा समाप्त हो गई और इस तरह से जो विचारधाराओं की लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई। सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। अब जो अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए सैनिक गुटबंदियों का जन्म हुआ था। वो क्या थे? नाटो था, सीटो था। वो किस लिए बनाए थे उन्होंने? या वार्सा पैक्ट थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब ये सैनिक संधियां भी कोई खास महत्व नहीं रखती थी। इनका भी जो था महत्व लगातार घटता जा रहा था और इसमें अनेक देशों के इन संधियों से पृथक हो जाने के कारण 1991 में जो वार्सा पैक्ट था इसे समाप्त कर दिया गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। और हाँ बच्चों, एक इसके अंदर ही है कि फिर इसमें जब सारा संसार ही दो गुटों में नहीं बटा, अब पूरा एक संसार, पूरे संसार में जो है एक सिर्फ अमेरिका रह गया, तो अब शॉक थेरेपी को अपनाया गया। और ये शॉक थेरेपी क्या थी ये अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो ये इसके कुछ परिणाम अच्छे भी थे और जो पूरे संसार के लिए काफी अच्छे साबित भी हुए। अब आता है कि दूसरी दुनिया के देश बीच में था और दूसरी दुनिया के दूसरी दुनिया क्या थी? दूसरी दुनिया समाप्त हो गई। दूसरी दुनिया तो वो क्या था बच्चों? दूसरी दुनिया के भी देश जिसे कहा जाता है, कौन से थे वो देश? तो देखो, दूसरी दुनिया के देश वो थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ इसके बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। तो उन्हीं देशों को ही हम दूसरी दुनिया के देश कहा, उन्हीं को हम दूसरी दुनिया के देश भी कहते हैं या उन्हीं को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो अभी ये मैंने आपको लेसन 2 का पार्ट 1 कराया और आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ भी आ गया होगा। इसका आगे का भाग जो शॉक थेरेपी वगैरह है उसमें आपको मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स बच्चों।